तो अपन चालू करते हैं। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर करना ना। अपन ने कल दो चार मतलब परसों अपन ने कुछ टेक्स्ट पढ़े, कुछ टाइप की वैल्यूज पढ़े थे अपन ने। क्या क्या देखा था अपन ने? अपन ने एक देखा था टेक्स्ट, एक देखा था पासवर्ड, एक देखा था रेडियो, चेक बॉक्स, सबमिट और रीसेट। अपन ने ये दो, एक दो तीन चार, 6 टाइप्स की वैल्यू अलग अलग सीखा था। आज अपन और आगे में जाएंगे, अभी कुछ और अपन नया सीखेंगे, ठीक है। अभी तुम देखो, मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ भैया। हाँ ठीक है, विजिबल है ना। व्यू थोड़ा और छोटा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो मैंने फॉर्म बनाया था, ड्रॉ किया था जो मैंने, अब यहाँ पर तुमको एक अपन ने लॉगिन का बटन क्रिएट, लॉगिन मतलब सबमिट करने का एक बटन क्रिएट किया था और एक रीसेट करने का बटन क्रिएट किया था। यहाँ पे एक बटन मैंने क्रिएट किया था, हाँ, सबमिट और रीसेट करने का। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर जैसे सबमिट बटन रहता है वैसे वहां पर एक इमेज रहेगी। मतलब कि ये जो बटन है ना, बटन की जगह एक इमेज रहेगी, किसी भी चीज की इमेज रहेगी। और वो इमेज के ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये सबमिट बटन का काम क्या था? जैसे यहाँ पे जो लॉगिन है, यहाँ पे लॉगिन बटन का काम मतलब लॉगिन वो जो बटन है उसका काम क्या था कि फॉर्म के अंदर जो मैं डेटा लिख रहा हूँ उसको सबमिट करना मेरा काम था। कैसे? वो लॉगिन बटन को यूज करके। अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक बटन था जिसको मैं प्रेस कर रहा था। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक इमेज है, इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो मेरा फॉर्म का डेटा है, जितना भी मेरा फॉर्म के ऊपर मैं डेटा फिल करूंगा वो सर्वर के ऊपर सबमिट हो जाएगा, ऑथर के पास चले जाएगा। तो यहाँ पे बटन मतलब कि सबमिट करने के दो ऑप्शन है मेरे पास। एक तो इमेज वाला, इमेज एज अ सबमिट बटन, और ये नॉर्मल जो मेरा रहता है वो मैं यहाँ पे उसको सबमिट लिख देता हूँ कि क्लैरिटी रहे। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? मैंने सबमिट बटन का, नॉर्मल एक बटन सबमिट बटन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्म के डेटा को सबमिट करने के दो तरीके। एक तो एक बटन क्रिएट कर दूं जिसके ऊपर मैं प्रेस करूं तो जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ होगा, जो मतलब कि एज एक्ट करेगा जहाँ पे मेरा डेटा सबमिट हो रहा है। और दूसरा एक अभी ऑप्शन अपन सीखने वाले हैं जिसमें कोई भी मैं इमेज डाल दूं जो मेरी मन की हो, वो इमेज में इनपुट कर दूं और वो इमेज के ऊपर अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन फॉर्म फिल करते करते सबमिट क्लिक करेगा तो मेरा फॉर्म का डेटा सबमिट हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट समझा गया एक बार मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? भैया एक एग्जांपल दी, मेरे को मैं समझा नहीं है कोडिंग कैसे। करके दिखाता हूँ तुमको, कोडिंग करके दिखाता हूँ तुमको, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अपन दोनों में क्रिएट कर दे रहा हूँ, अपना नॉर्मल बना हुआ तो है ही। अभी मैं क्या करूंगा, मैं इमेज को एज अ सबमिट बटन बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले अपना टैग ओपन करेंगे, अपन इनपुट, ठीक है। इनपुट के अंदर टाइप अपना एट्रीब्यूट, और टाइप एट्रीब्यूट की मैं यहाँ पे इमेज के मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या यूज करने वाला हूँ, इमेज। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर सबमिट था मेरा टाइप की वैल्यू, वैसे यहाँ पर एक एट्रीब्यूट का नाम क्या है, एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, टाइप की इमेज। ठीक है, अब मुझे एक और चीज बताना पड़ेगा, कौन सी इमेज। तो इमेज, कौन सी इमेज बताने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट अपन यूज करते हैं, कोई बताना चाहेगा? भैया बी क्या भैया बोली, क्या बोली रीति? रिमझिम को ऐड करो ना। रिमझिम को ऐड करूँ? वो आई नहीं है तो मैं ऐड कैसे करूँ? उसने मेरे को बस कॉल की इसलिए मेरे को पता है। एक बार बोलना उसको कि दूसरी लिंक गलत पे क्लिक कर रही होगी, जो पिन करी हुई लिंक है उसके ऊपर क्लिक कर। ठीक है, आ गई। हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था कि मेरे को अभी क्या करना है, एक इमेज को सबमिट बटन बनाने का है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने इनपुट टाइप, टाइप की एक वैल्यू लिखा इमेज। अब मुझे इमेज तो मैंने बता दिया कि हाँ मुझे इमेज को सबमिट बटन बनाना है, लेकिन कौन सी इमेज? तो अब मुझे कौन सी इमेज चाहिए, तो मुझे इमेज की लोकेशन बतानी पड़ेगी। लोकेशन में कैसे बताता हूँ, कौन बताना चाहेगा, किसी को आइडिया है? हाँ बोल हरकृपा। सोर्स है क्या भैया? हाँ सोर्स, मैं एसआरसी यूज करके यहाँ पे बताऊंगा कौन सी इमेज मुझे चाहिए। तो मेरे आउटपुट में से ही देख, मतलब मेरे पास जो होंगी देख लेता हूँ, कोई है क्या इमेज? नहीं। हाँ, जैसे इमेज वन नाम से एक इमेज है, या कोआला वाली लेते, कोआला वाली थी ना, कोआला डॉट जेपीजी, ये इमेज मैंने ले लिया। अब इमेज के मैं यहाँ पे साथ में
हाइट और विड्थ भी बता सकता हूँ। हाइट में तुम समझो लिख रहा हूँ मैं 400, विड्थ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 600। और जैसे मैं इमेज में कोडिंग करता था, यहाँ पे भी मैं ऑल्ट दे सकता हूँ, इमेज एज सबमिट बटन। ये हो गई मेरी कोडिंग। अब इसको मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल एस मैंने दबा दिया है, वापस तुम्हारे सामने भी कर लेता हूँ। अभी अपन जाएंगे अपने कोड आउटपुट में, फॉर्म का आउटपुट ओपन करते हैं। एक इमेज आ गई, इमेज को थोड़ी छोटी कर देते हैं, बहुत बड़ी हो गई है। इसको अपन कर देते 150 कर लेते हैं, और वेट भी कर देते छोटी छोटी 200। कंट्रोल एस। अच्छा, मैं यहाँ पे मैंने यहाँ बड़ा कर रखा था। हाँ, तुमको इमेज दिख रही है? अभी देखो मैं यहाँ पे कुछ डेटा समझो, जो मेरा डेटा था मैं फिल कर रहा हूँ यहाँ पे। कुछ भी मैंने डेटा फिल किया, मेल सिलेक्ट किया, जो मुझे सिलेक्ट करना था वो मैंने मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। अब देखना ऊपर में, देखना टाइटल बार में कि क्लिक करने से ऊपर डेटा जा रहा है क्या। पहले क्या कर रहा था मैं, ये बटन के ऊपर क्लिक कर रहा था, लॉगिन के ऊपर क्लिक करने से मेरा डेटा जा रहा था। अभी मैं देखूंगा कि इमेज के ऊपर क्लिक करने से मेरा फॉर्म का डेटा सबमिट होता है क्या। ऊपर हुआ सबमिट? हुआ नहीं हुआ? दिखा? हाँ था। तो यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे फॉर्म को सबमिट करना है। तो फॉर्म को सबमिट करने के दो तरीके, एक तो मैंने बटन क्रिएट कर दिया जैसे ये, और दूसरा क्या है, मैंने एक इमेज इंसर्ट कर दिया, वो मैंने इमेज को एज अ सबमिट बटन फंक्शन करे मैंने बना दिया। दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? एक बार हम सब दो जिनको समझा। बाकियों को समझा? देख देख पाए तुम लोग मैं क्या कर रहा था? किसी को नहीं समझा तो एक बार बताओ, मैं वापस बताऊंगा। समझा? हाँ नहीं? हाँ नहीं समझा तो बोलो हाँ, एक बार, तो मैं आगे। हाँ बोल प्राची। नहीं वो गलती से हो गया था। हाँ ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे अपन अभी क्या किए, उनका मैंने रिपोर्ट। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इमेज को सबमिट बटन बनाया। कैसे बनाया? मैंने इनपुट की जो टाइप एट्रीब्यूट है, टाइप एट्रीब्यूट की अपन एक नई वैल्यू देखा इमेज, ठीक है। सबमिट बटन, सबमिट और इमेज दोनों का काम सेम है। सबमिट जब मैं लिखता हूँ तो उससे भी क्या होता है, एक बटन मेरा बन के आता है जिसको मैं क्लिक करूँ तो मेरा फॉर्म का डेटा सबमिट होता है। दूसरा क्या है, इमेज। इमेज के अंदर भी क्या कर रहा हूँ मैं, एक इमेज इंसर्ट कर रहा हूँ जिसके ऊपर क्लिक करने से मेरा फॉर्म का डेटा सबमिट हो रहा है, ठीक है। अब इमेज में मुझे इंसर्ट करना, तो क्या, कौन सी इमेज, सोर्स, कितनी बड़ी होना चाहिए, हाइट और विड्थ, और उसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दो, ऑल्ट। ये अपने पढ़े हुए थे पहले से, वो सब सेम एट्रीब्यूट्स यहाँ पर है। अगर अब तुम ध्यान दोगे तो तुम्हारे दिमाग में आया है मे भी शायद कि यहाँ पर भी नेम नहीं आया है। तुमको क्या, मैंने क्या बोला था, नेम ऑलमोस्ट सब जगह आता है, कुछ जगह छोड़ के। तो वो तीन जगह अपन ने पढ़ लिया, कौन सी जगह पे नेम नहीं आता है। सबमिट, इमेज और रीसेट, तीनों के अंदर में नेम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि यहाँ पे जो मेरी वैल्यूज है वो काम क्या कर रही है, एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ये कोई क्वेश्चन है कि मेरे सबमिट, इमेज और रीसेट? नहीं, तीनों क्वेश्चन नहीं है, तीनों क्या है, एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे सबमिट एक बटन बन के आएगा जिसके ऊपर क्लिक करने से सबमिट होगा मेरा फॉर्म का डेटा। इमेज, जिसके अंदर एक इमेज आएंगी जिसके ऊपर क्लिक करने से मेरा फॉर्म का डेटा सबमिट होगा। रीसेट, रीसेट मतलब क्या, मेरे से कोई फॉर्म में कुछ गलती हो गई, मेरे को स्टार्टिंग से पूरा रिफ्रेश फ्रेश भरना है, तो मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मेरा फॉर्म पूरा क्लियर हो जाएगा, जो मैंने भरा था सब डिलीट हो जाएगा और मैं स्टार्टिंग से भर सकता हूँ। तो तीनों क्या करते हैं, एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मेरा क्वेश्चन है क्या? नहीं है, इसलिए यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट नहीं आने वाला है। एक और क्वेश्चन है कि इमेज के अंदर मैंने वैल्यू नहीं लिखा है। वैल्यू क्यों नहीं लिखा है? यहाँ पे वैल्यू का काम है क्या? कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि सबमिट और रीसेट के अंदर जो मैं वैल्यू यूज करता हूँ उसका काम क्या था? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। और मेरे को नए हाथ चाहिए, नए हाथ। रिपीट करो। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। वैल्यू, वैल्यू एट्रीब्यूट जो इमेज, सॉरी, सबमिट और मैं रीसेट क्या यूज करता हूँ उसका क्या काम है? एक सेकेंड, मेरे को अभी भी बस पुराने हाथ ही दिख रहे हैं, नए हाथ कहाँ है? कल की मेरी भाषण फिर वेस्ट चले जाएगा क्या? भैया एक बार रिपीट करिए ना। क्या रिपीट करूँ सुहानी? अपने क्वेश्चन पूछे ना। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो इनपुट टाइप सबमिट है और इनपुट टाइप रीसेट है उसके साथ वैल्यू क्यों आता है, और इनपुट टाइप इमेज के साथ मेरे को क्यों जरूरत नहीं है, उनका काम क्या बेसिकली। मतलब सेकंड क्वेश्चन नहीं भी करूंगा लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब बताओ कि क्यों मैं उसका वैल्यू यूज करता हूँ।
वो वहां पे वैल्यू लिखने से क्या होता है? अभी भी इतने ही हाथ है ऊपर। अभी क्या करूं मैं? बस पढ़ाना शुरू कर दूं मेरे को कि आज भी टाइम पास करूं? हाँ, चल लक्षिता का नया हाथ दिख रहा है, बताओ लक्षिता। भैया सबमिट पे क्लिक करके अपन लॉगिन कर सकते हैं। हाँ, सबमिट पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैल्यू का काम क्या है वहां पे? वैल्यू से क्या हो रहा है? लॉगिन हो रहा है। लॉगिन तो हो रहा है, लेकिन लॉगिन और सबमिट में भी फर्क क्या हुआ? हम्म, सबमिट और लॉगिन में क्या फर्क हुआ? बोल सुहानी। ये भी नीचे कर ली, कहाँ गई? हाँ सॉरी भैया, मैं वो कर रही थी। वैल्यू का यूज करके हम कह सकते हैं कि हम हमें वहां पर मतलब वो जैसे बॉक्स चेक बॉक्स है, उसके सामने हमें क्या वैल्यू चाहिए, वो वोटर आईडी आधार कार्ड, तो वो सब वैल्यू से शो करने के लिए, या फिर अगर हम वो रेडियो बटन यूज कर रहे हैं तो उसके सामने फीमेल मेल वो सब शो करने के लिए यूज करते हैं उसे। हाँ वो ठीक। सबमिट रीसेट के साथ क्या हुआ? सबमिट रीसेट के साथ जब मैं वैल्यू यूज करता हूँ उससे क्या होता है? तो उससे लॉगिन हो जाता है और जो इन्फॉर्मेशन है वो जो जिसने क्रिएट किया है पास में पहुंच जाती है। वो होता है टाइप इक्वल टू सबमिट, टाइप इक्वल टू रीसेट से, ठीक है, होता है, सबमिट हो जाता है। लेकिन वैल्यू में मैं जो लिखता हूँ उसका आउटपुट में क्या फर्क आता है, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। तुम शब्द अच्छे से नहीं यूज कर पा रहे हो। हाँ बोल सुहानी, दूसरी वाली। भैया जो लिखा हुआ चाहिए वो आ जाता है। जैसे सबमिट वैल्यू लिखने वैल्यू से सबमिट हमको वहाँ जैसे अगर हम मेल फीमेल जेंडर से डिसाइड कर रहे हैं तो जो लिखा हुआ वो मेल फीमेल हमको चाहिए वो आ जाता है। हाँ ठीक है। सबमिट और रीसेट में क्या होता है उसका वो बता। तुम जेंडर विड्डा में कहाँ पहुंच जा रहे हो? मैं बोल रहा हूँ सबमिट और रीसेट के साथ जब मैं वैल्यू लिखता हूँ तो उससे क्या होता है? वैल्यू में मैं जो लिखता हूँ उससे आउटपुट में क्या फर्क आता है? बोल प्रियंका। हमको वहाँ पे जो लिखा हुआ चाहिए रहता है वो उसमें आ जाता है सब वैल्यू से। क्या बोली, एक बार रिपीट कर। उस बॉक्स में हमको जो लिखा हुआ चाहिए रहता है वो आ जाता है। हाँ, ये मैं सुनना चाह रहा था। मैं क्या बोल रहा था, ठीक है, सबने जो ट्राई किया बहुत अच्छा। तुमने ठीक है रेडियो वीडियो बताया, वो करेक्ट बताया, ऐसा कोई गलत नहीं है। मैं यहाँ बोल के आ रहा था कि सबमिट और रीसेट के अंदर में जब मैं वैल्यू लिखता हूँ तो वैल्यू से होता क्या है? जैसा अभी समझो कि मैं यहाँ पे सबमिट के साथ में वैल्यू लिखा, यहाँ पे मैंने वैल्यू में क्या लिखा, लॉगिन लिखा, तो उससे मेरा आउटपुट में क्या फर्क आया कि यहाँ पे जो बटन बन के आ रहा है उसके अंदर जो लिखी हुई वैल्यू है, जो अंदर में लिखा हुआ दिख रहा है, वो मैंने वैल्यू के अंदर बताई है। अभी समझो कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा डाउनलोड, मैं सेव कर दिया, अभी रिफ्रेश करता हूँ, क्या हुआ उससे? वैल्यू के अंदर मैंने जो लिखा वो यहाँ पे बटन के अंदर में दिखता है। तो सबमिट और रीसेट के केस में क्या होता है कि जो मैं वैल्यू के अंदर लिखता हूँ वो बटन के अंदर लिखा हुआ दिखता है। ठीक है, तो मैं ये सुनना चाह रहा था। अभी इमेज के अंदर में, इमेज के अंदर में वैल्यू की जरूरत क्यों नहीं है? कोई कुछ अपना कॉमन सेंस लगाना चाहेगा? भैया क्योंकि ऑलरेडी वहाँ इमेज है तो मैं उसमें लिखने की क्या जरूरत है, मतलब कुछ कंटेंट की जरूरत नहीं है। जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो खुद ही सेंड हो जाएगी या सबमिट हो जाएगी। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरी इमेज आ रही है, तो इमेज के अंदर तो पहले से कंटेंट जो इमेज में दिखना है वो तो दिखेगा ही। तो मुझे यहाँ पे कोई क्या अंदर दिखना चाहिए उसकी कोई ज़रूरत है क्या? नहीं है ज़रूरत। तो इसलिए यहाँ पर मुझे वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? मैं ये बोलना चाह रहा था। अभी यहाँ पे क्या किया अपन ने? दो चीज़ देखा। एक तो अपन नया चीज़ क्या देखा कि यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप पे एक नई वैल्यू बताई, इमेज। वो इमेज से क्या होता है कि मतलब कि मुझे जैसे मेरा सबमिट बटन है वैसे मुझे एक इमेज को सबमिट बटन जैसे फंक्शन करवाना है, तो वो मैं इमेज से कर पाता हूँ। मैंने क्या किया, इमेज इमेज लिख दिया टाइप के अंदर में। फिर अभी कौन सी इमेज, क्या उसका हाइट विड्थ होगा और उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये मैंने बता दिया। तो इससे क्या होगा कि जो इमेज मेरी इंसर्ट होगी, वो इमेज जो इंसर्ट होगी क्या हो जाएगी, वो एज अ सबमिट बटन काम करेंगे। जैसे मैंने अभी वापस क्लिक किया तो यहाँ पे जो मैंने लिखा वो यहाँ पे सबमिट हो गया, जो मैंने लिखा था वो यहाँ पे डेटा सबमिट हो गया। तो यहाँ पे वो सबमिट बटन जैसे काम करिए एक इमेज। यहाँ तक समझा? ठीक है, अभी अपन आगे देखते हैं। अब इसके बाद एक अपन अभी नया, अभी अपन कुछ 4-5 नए टाइप दिखेंगे जो सिमिलर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेट, यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइम,
यहाँ पे लिखूंगा वीक, यहाँ पे लिखूंगा मंथ, यहाँ पे लिखूंगा डेट एंड टाइम। ठीक है, अभी मुझे भैया 5, एक बार लैपटॉप से लॉगिन किए, एक बार एक्सेप्ट कर देना। हाँ ठीक है, ठीक है, सब हो गया अंदर है सब। अभी अपन देखिए यहाँ पे 5 अलग अलग फील्ड मुझे क्रिएट करना है, जिसके अंदर मैं एक में मैं डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ, एक के अंदर टाइम, एक के अंदर कौन सा वीक चल रहा है, एक में कौन सा मंथ, और एक में डेट एंड टाइम। ठीक है, तो अब देखो कैसे करते हैं। वापस क्या करूंगा मैं, ओपन इनपुट टाइप इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे आएगा डेट के लिए रहेगा डेट, सिंपल है बहुत। नेम में मैं लिखूंगा डेट, मेरे को डेट ही चाहिए। फिर अपन क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे बी आर भी देता हूँ साथ ही साथ। कहीं भी नहीं समझे मुझे पूछ लेना। ठीक है, अब मुझे टाइम के लिए क्या चाहिए, टाइम, सेम उसकी वैल्यू क्या रहेंगी टाइम। फिर वीक, अभी वीक में क्या होता है, ये कुछ नया चीज है तुम्हारे दिमाग में, हाँ वीक में क्या आ सकता है, डेट और टाइम तो चलो ठीक है, वीक में क्या, अभी वीक जब मुझे दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, इनपुट टाइप वीक, नेम वीक। फिर उसके बाद आता है मंथ, नेम इक्वल्स टू मंथ। ठीक है, फिर आया बी आर, अभी डेट एंड टाइम दोनों, तो इनपुट टाइप, इसमें ध्यान देना। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू डेट टाइम लोकल। क्या लिखा मैंने, डेट टाइम लोकल। कैसे लिखा, डेट और टाइम एक वर्ड है, फिर डैश, फिर लोकल, डेट टाइम डैश फिर लोकल। ठीक है, आउटपुट में देखते हैं, फिर अपन तुमको अच्छे समझाऊंगा। करंट डेट एंड टाइम, ठीक है, बी आर कंट्रोल एस। अभी अपन मैंने तुम कर लिया क्यों क्या क्या, ये 2 बार आपने डेट और टाइम क्यों लिखे हो, मतलब ऊपर इंडिविजुअल फिर बाद में डेट हाँ एंड टाइम। फर्क बता रहा हूँ। एक पहली बात, अपन ने यहाँ पे भी 5 अलग अलग और मैंने डेटा टाइप तुमको टाइप की वैल्यू बताया, एक डेट के लिए, एक टाइम के लिए, एक सिर्फ वीक के लिए, एक मंथ के लिए, और एक डेट और टाइम दोनों के लिए। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा सब में आउटपुट में फर्क है, तो तुम समझना क्या कैसा क्या फर्क आने वाला है। ठीक है, रिफ्रेश। अभी देखो डेट में जैसे ये बॉक्स बन के आ गया, अब मैं जैसे तुम लोग के करते भी होगे, अब इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा कैलेंडर खुल जाएगा, पहले से आज की डेट सिलेक्टेड है। ठीक है, मुझे जो यहाँ पे करना है मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, ईयर चेंज करना है, जो भी करना है चेंज कर सकता हूँ। समझो मैं यहाँ पे भैया हाँ सर भैया, हाँ बोलो। मेरी मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं तो उन्हें स्टेशन छोड़ने जाना है मुझे। अच्छा ठीक है, हाँ ओके, हम मैं रिकॉर्डिंग बाय। करूँगी, समझ ले, देख लेना, वापस आएंगे तो ज्वाइन कर लेना। हाँ भैया। ठीक है, भैया हाँ बोल धीरज। इसमें डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन से साल कितने साल होने चाहिए, मतलब ये डेट में जो ये कैलेंडर में। नहीं को डिफाइन अपन को नहीं करना, पूरा कैलेंडर आता है वो 19 कहाँ से, देखो कोई लिमिट नहीं है, वो पूरे साल ही आते हैं। कितने साल आगे रहना चाहिए वो भी लिमिट नहीं है क्या। ये पहली बार में वो किसी ने पूछा है, देखो कोई लिमिट नहीं है, पूरा कैलेंडर जैसे तुम्हारे मोबाइल में कैलेंडर आता है सेम वैसे ही यहाँ पे भी कैलेंडर है। भैया अगर ठीक। लिमिट सेट करनी है तो लिमिट इसमें सेट नहीं होती है, मतलब कि कैलेंडर में कैसे लिमिट सेट होगी भाई, कैलेंडर तो पूरा ही आएगा ना। अगर जैसे एक इसमें देख तो ऐसा एप्लीकेबिलिटी कर है सकती तो है, मतलब कि कौन कैलेंडर पूरा आएगा लेकिन एक मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट कि उसके ऊपर तो मतलब कि सिलेक्ट नहीं कर सकते तो इसमें सब डेट ही है कि जैसे डीओबी वगैरह भी होंगे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब भी हाँ तो इंक्लूड ये होंगे। डेट का काम क्या, जैसे मैं क्वेश्चन में बोल लूंगा कि सिलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ, तो तू इनपुट टाइप डेट लिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपने डेट सिलेक्ट करना है, जैसे अब समझ ले मैंने बोला कि तेरा बर्थ टाइम लिखना है, तो यहाँ पे टाइम सिर्फ मैं बस बर्थ टाइम मुझे जानना है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा टाइम, और यहाँ पे देखो अभी क्लॉक पे क्लिक करूंगा, ये मेरी क्लॉक आ गई, और मिनट्स। भैया ये वीक क्यों होगा, हम ये थोड़ी ना लिखेंगे कि पहला हफ्ता चल रहा है कि दूसरा हफ्ता, हम तो डे लिखेंगे ठीक ना। है, सुन तो सही, अभी उन्होंने ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क्या, ऑप्शन देने में क्या जाता है मेरा, तो यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन वीक का भी दिया है मंथ का भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो मैं वीक में क्या हो रहा है, वीक में वीक के साथ में
मेरा डेट का भी ऑप्शन है, कौन सा वीक में कौन सी डेट, नहीं सॉरी वीक के साथ में ईयर कट रहा है, सॉरी वीक के साथ में ईयर आता है कि वीक और कौन सा ईयर, वीक और कौन सा ईयर, सेम मंथ में भी मंथ और कौन सा ईयर, वीक और ईयर कौन सा, 14th वीक मतलब 40 वीक, साल भर में कितने वीक रहते हैं, 53 वीक रहते हैं, यहाँ पे 53 तक ऑप्शन होना चाहिए, 52 या 53, 52 या 53 वीक्स रहते हैं, ठीक है। तो हर साल में किसी भी साल में एक 53 वीक्स भी हो सकते हैं, तो जब उतने रहेंगे तो वहाँ पे 53 आ जाएगा, तो 52 या 53 वीक्स रहते हैं जनरली, तो 53 तक तुम्हारा है। और जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा जो वीक है डेट के हिसाब से, मुझे यहाँ पे डेट के हिसाब से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो डेट मैं सिलेक्ट करूंगा जिस टाइम की, उसके हिसाब से वीक आ जाएगा और उसका ईयर आ जाएगा। सिमिलरली मंथ में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मैं मंथ सिलेक्ट करूंगा, मुझे कोई और ईयर का चाहिए तो मैं और ईयर पे क्लिक करूंगा, और ईयर का जो मंथ सिलेक्ट करूंगा वो मंथ यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ये जो चीज है, ये जो फील्ड पहले दिख रही है, अभी तुम लोग अपने कंप्यूटर में करोगे ना तो मैं भी शायद ये जो कैलेंडर तुमको मेरी स्क्रीन में दिख रहा है ऐसा ना दिखे, कुछ अलग वे में दिखे। ये जो है ना तुम्हारे जो मतलब डिवाइस जो है उसके हिसाब से वो काम करता है। मे भी जो टाइम वाला चीज है वो किसी के में क्लॉक आ जाए कि क्लॉक सिलेक्ट करो, जैसे अलार्म क्लॉक तुम्हारे में सबके में अलग अलग होती है, वो टाइम वाला जो मतलब कि मैं घुमा के सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जैसे मेरे पास पूरे नंबर्स आ गए, किसी की वजह से वो क्लॉक आ सकती है। सिमिलरली ये जो कैलेंडर किसी और वे में तुम्हारे में भी डिस्प्ले हो सकता है। यूजेज क्या है, यहाँ पे डेट सिलेक्ट करने का, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे वीक के साथ में ईयर, यहाँ पे मंथ के साथ में ईयर, और डेट एंड टाइम में क्या, जब मैं क्लिक करूंगा तो तुमको देखो यहाँ पे मेरा करंट डेट और करंट टाइम 8:28 तुमको दिख रहे। तो डेट टाइम लोकल का फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ये मैंने जो उसमें डेट टाइम मतलब कि जो उसमें इनपुट टाइप यूज किया था, तुम देखोगे तो मैंने कौन सा यूज किया था, डेट टाइम लोकल। तो वहां पे लोकल का मतलब क्या कि करंट टाइम तुम्हारा क्या है, वो करंट टाइम बताता है, वो कैलेंडर में अपने आप कौन सा टाइम दिखाता है, करंट टाइम दिखाता है कि करंट टाइम और डेट क्या है तुम्हारा, ठीक है। और तुमको फिर जो टाइम सिलेक्ट करना है तो वो सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुमको वही सिलेक्ट करना पड़ेगा, मेरे को कुछ और सिलेक्ट करना है तो मैं और कुछ सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो हो गया सिलेक्ट। तो यहाँ पे डेट और टाइम दोनों, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि डेट और टाइम दोनों मेरे को साथ में दिखाना है, एक ही फील्ड में होना, तो मैं क्या यूज करूंगा, डेट टाइम लोकल। समझो सिर्फ डेट अलग दिखाओ टाइम अलग दिखाओ बोला, तो तुम दोनों डेट और टाइम की दोनों के अलग अलग फील्ड बनाओगे। क्वेश्चन ने बोला वीक बताओ तो वीक, मंथ बोला तो मंथ। समझा, दिखा तुमको आउटपुट में कैसा होगा? किसी को डाउट हाँ। क्वेश्चंस पूछो। हाँ भैया। हाँ नहीं, हम सब जिनको समझा, जिनको नहीं समझा वो डाउनलोड हम सब भी दे सकता है। आगे बढ़े अपन। हाँ अभी कोडिंग में देखो, अभी कोडिंग में देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ नेम लिखा है, मैंने वैल्यू नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन पहले से ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ ना, और यहाँ पे मेरा पूरा कैलेंडर है, तो यहाँ पे कोई एक वैल्यू डिफाइन हो सकती है क्या? जैसे मेरे यहाँ पर ये सर्कल, ये जो मेरा बॉक्स है उसका एक ही वैल्यू है पेन, ये जो बॉक्स है उसकी एक ही वैल्यू आधार, ये जो बॉक्स है उसकी एक ही वैल्यू वोटर आईडी कार्ड, ये जो बॉक्स है उसकी एक ही वैल्यू ड्राइविंग लाइसेंस। सिमिलरली रेडियो बटन के केस में क्या, ये सर्कल का एक ही वैल्यू है मेल फीमेल अदर्स। लेकिन डेट के केस में जो अपने पास मेरे को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है उसमें क्या एक ही वैल्यू है क्या? नहीं है। यहाँ पे मैं एक ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा था, मैं यहाँ पे क्या करूँ, मल्टीपल ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करो जिसके अंदर मतलब अलग अलग ऑप्शन को डिस्प्ले हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वैल्यू देने की तुमको जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझे क्या देने की जरूरत है, हाँ जैसे टेक्स्ट में कंपलसरी नहीं है तो यहाँ पे भी ऑप्शन तो होगा कि हाँ हाँ सकते हो ऑप्शन वैल्यू। हो सकता है लेकिन यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नेम यूज करूंगा। एक बार ट्राई करके देखते हैं अपन, चलो। उसकी जो वैल्यू लिखने का तरीका हो सकता है ना वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो काम करेगा। मैंने शायद नोट्स में लिखे हुए है कि ये वैल्यू जो है डेट टाइम के साथ भी काम करता है। नोट्स एक बार खोल के देखो, वहाँ पे लिखे हुए क्या, उसका फॉर्मेट बस अलग हो सकता है। रुको, यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट है, मंथ डेट पहले फिर मंथ। समझो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 20/0/20/10/25 या पहले की सिलेक्ट करते 18, सेव कर दिया। अभी देखते हैं वो दिखती है क्या, नहीं दिख रही। तो देखो यहाँ पे वैल्यू लिखने का तरीका होगा लेकिन वो वैल्यू लिखने का स्टाइल होगा, वो मुझे दिखनी पड़ेगी एक बार। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अरे रुको रुको मैंने यहाँ गलती कर दिया, ये तो क्लोज ही नहीं किया। एक बार सेव करते हैं वापस, फिर देखता हूँ। नहीं, उसके लिखने का स्टाइल, अरे अभी भी मैं एक और गलती कर दिया 2018। नहीं, उसको लिखने का तरीका कुछ अलग ही होगा। मैं वैल्यू ऐसे नहीं लिख सकता, वैल्यू लिख सकता हूँ, इसमें वैल्यू लिखने का ऑप्शन आता है कि मतलब कि मेरे को स्पेसिफिक डेट पहले से सिलेक्टेड चाहिए,
मेरे पास ऑप्शन अलग अलग है कि मेरे को वो कोई स्लैश आता है क्या? क्या बोली, कौन बोला? स्लैश आता है क्या? फ्लैश? फ्लैश कहाँ से आ गया? ओके। कौन सा फ्लैश बोल रही निधि तू? वो ऑडियो वीडियो वाला? अच्छा स्लैश। नहीं स्लैश वैश कुछ नहीं आता यहाँ पे। स्लैश कहाँ से आएगा? ये मेरा ओपनिंग टैग है। कहाँ पे बोल रही तू स्लैश? ये मेरा नहीं, इनपुट का डेट में ओपनिंग, बोल रही हूँ। इनपुट का ओपनिंग टैग है। इनपुट का कोई वैल्यू नहीं, क्लोजिंग टैग डेट तो में होता बोल नहीं। रही हूँ। जहां पर क्लोजिंग टैग होता है ना वहां पे स्लैश आता है। जैसे यहाँ पे देखो, फॉर्म मेरा क्लोजिंग टैग है, तो जहां पे मेरा क्लोजिंग टैग रहता है वहां पर स्लैश आता है। वो जो आपने डेट लिखी ना 2010 अच्छा वो वाला 2018, स्लैश, उसमें बोल रही हूँ। देखो वो भी हाँ। ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है। नहीं, एक बार इसमें मंथ भी पहले करके देखते हैं, कभी कभी वो ऐसा भी फॉर्मेट रहता है उनका। MMDDYYYY, नहीं, वहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, वैल्यू लिखने का कुछ अलग स्टाइल होगा, तो वो मैं तुमको भले देख के बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू लिखने की यार जरूरत आपने नहीं। 2018 तो डेट रखे हो। नहीं मैं 2008, अच्छा रुको, ईयर कौन सा था? 24 है ना, 18 थोड़ी है। मैंने 2018 सिलेक्ट किया और अक्टूबर सिलेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू लिखना पहले तो कंपलसरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू पहले तो डिफाइन नहीं है। यहाँ पे मैं अंदर जाके मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट कर सकता हूँ, मल्टीपल मतलब मल्टीपल ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। रेडियो का केस में क्या होता है कि वहां पे जो एक रेडियो बटन बन के आ रहा है, वो बटन का एक वैल्यू स्पेसिफाइड डिफाइन होता है। सिमिलरली चेक बॉक्स के केस में क्या होता है, वहां पे एक वैल्यू डिफाइन होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे मुझे नेम सिर्फ मैं लिखूंगा, काम से चल जाएगा, यहाँ पे मुझे वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डेट के लिए मैं क्या यूज करूंगा, डेट सिंपल एकदम, तुमको याद करने में कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। डेट, टाइम के लिए सिर्फ टाइम, वीक के लिए सिर्फ वीक। वीक में आउटपुट में क्या आता है, वीक और ईयर दोनों। तुम्हारे नोट्स में भी देखोगे वहां पे लिखा हुआ है वीक और ईयर दोनों आता है। सिमिलरली मंथ के केस में क्या होता है, मंथ और ईयर दोनों आते हैं, ठीक है। फिर डेट एंड टाइम में क्या है, डेट एंड टाइम में क्या होता है कि मैं जो मेरा करंट टाइम है मुझे वो पता चलता है। और कौन सी टाइप की वैल्यू से पता चलता है, डेट टाइम लोकल, ठीक है। कौन सी वैल्यू, डेट टाइम लोकल। और वैल्यू कैसे मैं लिखता हूं, डेट टाइम एक साथ डैश लोकल। समझा? इसका मीनिंग क्या है कि जो लोकल का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि अभी जो करंट टाइम चल रहा है, जो स्पेसिफिक अभी करंट टाइम चल रहा है मुझे वो बताना है, तो उसके लिए मैं लोकल यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं डेट और टाइम पहले का बाद का सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसका जो डेफिनेशन है डेट टाइम लोकल का, उसकी मीनिंग क्या है कि अगर मुझे करंट टाइम सिलेक्ट करना है, करंट डेट और टाइम, तो उसके लिए मैं कौन सा वैल्यू यूज करूँ, तो वैल्यू क्या, डेट और टाइम, डेट टाइम लोकल। और क्वेश्चन में ऐसा ही पूछ लिया कि डेट और टाइम दोनों सिलेक्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए एक साथ, तो उसके लिए भी मैं डेट टाइम लोकल यूज करता हूँ। लेकिन मेन उसका मीनिंग क्या है, करंट डेट, अभी क्या चल रहा है डेट और अभी क्या चल रहा है टाइम, वो बताने के लिए मैं डेट टाइम लोकल सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो आउटपुट्स आए थे मेरी स्क्रीन में अलग दिख रहे हैं, तुम लोग करोगे तुम्हारी स्क्रीन में अलग दिख सकते हैं, ये मैं वार्निंग पहले से दे देता हूँ, नहीं तो तुम्हारे बोलोगे तुम्हारे में अलग क्यों दिख रहा है, तो वो हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक किसी को डाउट है और कुछ, वैल्यू वाला छोड़ के वैल्यू वाला, ठीक है, वो मैं तुमको जरूर ढूंढ के बताऊंगा। हाँ नहीं समझा, कोई डाउट है, आगे बढ़े, ठीक है। अभी देखो इसके आगे, अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पे एक नई फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ, हाँ मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर और मार्क्स, ठीक है। तो देखो अभी जो दो फील्ड है मेरी, मोबाइल नंबर और मार्क्स, ये दोनों की केस में क्या होगा, हमेशा तुम्हारे नंबर्स ही आने वाले, अल्फाबेट कभी भी आता है क्या, नहीं आता है। तो देखो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यूज करूंगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेल, टेल फॉर टेलीफोन, क्या है यहाँ पे, टेल फॉर टेलीफोन, ठीक है। और फिर मैं वापस लिखूंगा नेम, नेम में क्या लिखूंगा मैं, मेरे को लिखना है मोबाइल नंबर, क्या कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी वैल्यू की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक पैटर्न नाम का एट्रीब्यूट आता है, ये क्या होता है तुमको मैं बाद में बताऊंगा, एक बस बता रहा हूँ, एक पैटर्न नाम का एट्रीब्यूट आता है। यहाँ पे अपन मैं करता हूँ BR, फिर आ जाते हैं मार्क्स पे।
अभी मेरे को समझो कि मेरे को मार्क्स बताने हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखूंगा मैं नंबर, क्या करूंगा, नॉर्मल नंबर, ठीक है, नेम में लिखूंगा मार्क्स। पैटर्न में आएगा क्या? आएगा, बताऊं क्या आएगा, बताऊंगा अभी बस याद यहाँ पे लिखो कि मैंने यहाँ पैटर्न अभी कोई चीज लिखी है, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। अभी अपन आउटपुट पे जाते हैं। अभी यहाँ पे 2 फील्ड बन के आ गई। अच्छा, यहाँ पे बी आर नहीं दिया, कंट्रोल एस बी आर, मोबाइल नंबर और मार्क्स। पहले मार्क्स समझते फिर मोबाइल नंबर। तो देखो यहाँ पर अभी मैं यहाँ पे कीबोर्ड में अल्फाबेट्स टाइप कर रहा हूँ। टाइप हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। नंबर टाइप कर रहा हूँ, हो रहा है। यहाँ पे मैं अल्फाबेट्स टाइप कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। नंबर में टाइप कर रहा हूँ, हो रहा है, ठीक है। तो मार्क्स में देखो मैं जो नंबर सिलेक्ट किया था उससे क्या हुआ था कि मैं यहाँ पे नंबर ही आता है। जैसे यहाँ पे तुम देखोगे साइड में, एक सेकंड कंप्लीट करने दो, मैं ऊपर नीचे जो यहाँ पे जो बटन्स है उससे क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली नंबर आ रहे हैं यहाँ पर। ये किस में हो रहा है? नंबर के केस में हो रहा है, ठीक है। अभी देखो मोबाइल नंबर वाली फील्ड में वहां पे मैंने क्या यूज किया, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेल, ठीक है। तो कायदे से क्या होना चाहिए कि जब मैं टेल यूज कर रहा हूँ तो वहां पे नंबर क्या, पहले तो सिर्फ नंबर आना चाहिए, ठीक है, नंबर के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। लेकिन अभी मैं तुमको यहाँ पे देखो लिख के दिखाऊंगा तो यहाँ पे अल्फाबेट्स आएंगे, अल्फाबेट्स आ रहे। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें ये टेल नाम का जो वैल्यू है बना तो दिया, लेकिन वो मोस्ट ब्राउजर सपोर्ट ही नहीं करते। तुम्हारे ब्राउजर में भी करके देखोगे वो सपोर्ट ही नहीं करेगा। टेल यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या करता है कि जब मेरे को मोबाइल नंबर की कोई फील्ड क्रिएट करना है तो मैं इनपुट टाइप टेल लिखूंगा। अपने बुक में भी लिखा है, अपन वो पढ़ेंगे। लेकिन आउटपुट में क्या होता है, यहाँ पे जो टेल अपन देख रहे हैं वो काम नहीं करता है। क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि जो ब्राउजर यहाँ पे अपन जो यूज कर रहे हैं, जितने ब्राउजर अपन कॉमनली यूज करते हैं वो सपोर्ट ही नहीं करते। तो तुम इसको कहीं भी देख लो, गूगल में करके कहीं भी देख लो, लेकिन वो टेल सपोर्ट नहीं करता। लेकिन उसको सपोर्ट करवाने के लिए टेल को टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर ऐसे सिर्फ काम करवाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो पैटर्न नाम का एट्रीब्यूट है, पैटर्न नाम का एट्रीब्यूट है, इसको मैं यूज कर सकता हूँ। तो अब ये पैटर्न नाम का एट्रीब्यूट क्या होता है मैं एक बार समझाता हूँ। ये बाद में अपन समझेंगे पैटर्न वापस क्या होता है, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे समझाता हूँ। अभी तुम्हारा जो मोबाइल नंबर होता है, मोबाइल नंबर कैसा होता है? 10 डिजिट्स का होता है सभी का? हाँ नहीं? होता है, सभी का मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का होता है। उसके साथ में क्या होता है, तुम लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग में 91 लिखा होता है, कंट्री कोड देखा है किसी ने? हाँ हाँ, 91 करके नंबर होता है जो इंडिया का कंट्री कोड है। वैसे ही जो दूसरे कंट्रीज है, जैसे पाकिस्तान का 92 है, वैसे ही यूएसए कोई अलग होगा, ऑस्ट्रेलिया कुछ अलग होगा। तो हर कंट्री का अलग मतलब कि कंट्री कोड होता है वहाँ पे। तो स्टार्टिंग के दो डिजिट्स और उसके बाद 10 डिजिट्स का नंबर, ये आइडियली मेरा मोबाइल नंबर होता है। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न एट्रीब्यूट है ये काम क्या करेगा, ये पैटर्न के अंदर मैं कोई एक वैल्यू लिखूंगा जिसके कारण जब ये टेल के अंदर मैं कुछ भी टाइप करूंगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया, तो जैसे ही मैं टाइप करूंगा मुझे वो टाइप ही नहीं करने देगा अनलेस एंड अनटिल जब तक मैं वो पैटर्न को फुलफिल नहीं करता। मतलब कि मैं स्टार्टिंग में मेरे को कंट्री कोड बताना पड़ेगा, मतलब 2 डिजिट का, उसके मुझे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर बताना पड़ेगा, मिनिमम 10 डिजिट्स का और मैक्सिमम भी 10 डिजिट्स का। उससे अगर मैं कम बताऊंगा तो मुझे वो लिखने नहीं देगा, सबमिट करने नहीं देगा, वो बोलेगा कि तुम्हारा मोबाइल नंबर इनकम्प्लीट है, गलत है। तो पैटर्न का यहाँ पे काम क्या है, वो क्या करवा रहा है कि एक स्पेसिफिक पैटर्न एक स्पेसिफिक कंडीशन को फुलफिल करवा रहा है कि जो तुम वैल्यू लिख रहे हो तो वैल्यू इसी फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, इसके अलग फॉर्मेट में नहीं हो सकती। जैसे पैटर्न का एक और एग्जांपल है, तुम लोग पासवर्ड क्रिएट करते हो अपनी जितने भी आईडीज होती है, सोशल मीडिया आईडीज, जीमेल की आईडी, सभी का पासवर्ड क्रिएट करते हो। वहां पे तुमने देखा होगा कि जब तुम पासवर्ड क्रिएट करते हो तो वो बोलता है मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, कैपिटल अल्फाबेट्स भी होना चाहिए, स्मॉल अल्फाबेट्स भी होना चाहिए, सिंबल्स भी होना चाहिए, नंबर्स भी होना चाहिए। जब तक तुम वो नहीं करोगे वो तुमको पासवर्ड क्रिएट करने नहीं देता, या बोलता है कि वीक पासवर्ड है, इसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड करने के लिए कुछ और करो, ऐसा अपने आप बोलता है वो। तो वो कैसे कर पा रहा है, वहां पे एक पैटर्न सेट है कि जब तक जो यूजर है जो वैल्यू इनपुट कर रहा है, जब तक वो इनपुट करी हुई वैल्यू वो पैटर्न को फुलफिल नहीं करती है तब तक वैल्यू सबमिट नहीं होने वाली है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल पासवर्ड है। पासवर्ड के केस में जैसे होता है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट्स, स्मॉल अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स, सब जब तक लिखोगे नहीं तब तक तुम वो पासवर्ड सेट नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि वहां पे एक पैटर्न नाम का वो एट्रीब्यूट यूज करते हैं, जिसके कारण जब तुम वैल्यू इनपुट कर रहे हो पासवर्ड के अंदर में, अगर वो पैटर्न को फुलफिल नहीं करती है तो वो अपने आप क्या करेगा, कि तुमको बोलेगा कि तुम मतलब कि जो पासवर्ड है वो पैटर्न फुलफिल नहीं करता, तो नीचे में लिख के भी आ जाएगा कि हाँ ये सब चीजें होना चाहिए। जब ये हो पाएगा तभी तुम वैल्यू सेट कर सकते हो।
तो ये हो गया पैटर्न का एग्जाम्पल। तो वैसे ही मोबाइल नंबर के केस में भी अगर मुझे टेल को एनफोर्स करवाना है, टेल काम करना चाहिए, टेल अपने आप खुद काम नहीं करता, उन्हें एट टाइप की वैल्यू बना तो दी है जो कि रिप्रेजेंट करता है टेलीफोन नंबर के लिए, मोबाइल नंबर के लिए, लेकिन वो टेल काम नहीं करता। अगर मुझे उसको काम करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पैटर्न नाम का एक और एट्रीब्यूट होता है, मुझे उसको यूज करना पड़ेगा। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि बाउंसर वापस बताऊं? ये पैटर्न यूज होगा ना हाँ, पैटर्न जो को यूज पर करे बिना मैं टेल को यूज में नहीं ला सकता। टेल कुछ काम का नहीं, उसके अंदर सिर्फ अल्फाबेट भी टाइप हो सकते हैं, नंबर भी टाइप हो सकते हैं, कुछ भी टाइप हो सकते हैं, मतलब वो टेक्स्ट फील्ड जैसे ही काम करेगा। पासवर्ड में यूज कर सकते हैं पर कंपलसरी नहीं है। हाँ, कंपलसरी नहीं है। मेरे को अगर यहाँ पे कोडिंग में बोलेगा पासवर्ड में भी यूज करो तो मैं यूज करूंगा। समझा? हाँ। पैटर्न, हाँ, पैटर्न इज बेसिकली फॉर्मेट की किस फॉर्मेट के अंदर में उसके अंदर वैल्यू आना चाहिए। अगर उस फॉर्मेट वैल्यू नहीं आएंगी, वो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी, तो वो वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझा नहीं समझा? आगे बढ़े कि किसी को डाउट है? संस्कृति तुमको समझा? लक्षिता, प्रियंका, हाँ भैया। समीक्षा, समीक्षा है क्लास में? आ गई? हाँ भैया। समझा? हाँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं पैटर्न कैसे यूज करते हैं, वो मैं बताऊंगा आखिरी में। इसके बाद में मतलब जब वो आएगा पैटर्न मेरे टॉपिक्स में तब मैं बताऊंगा। बस यहाँ पे तुमको टेल के कारण मैं तुमको भी पैटर्न बता रहा हूँ। फिर अपन देखते हैं एक नया, समझो मैं सिलेक्ट करूँ फेवरेट कलर। अभी मुझे एक फील्ड क्रिएट करना है जिसके अंदर समझो कि जो ऑथर है मेरे से पूछ रहा है कि तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तो उसके लिए एक मैं वैल्यू लिखूंगा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू कलर। क्या लिखूंगा? इनपुट टाइप इक्वल्स टू कलर। सेम यहाँ पे भी नेम इक्वल्स टू जो मुझे देना है नेम, बस वो लिख दूंगा, और वैल्यू यहाँ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यूज किया br। अब आउटपुट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो एक फील्ड आ गई कलर की। अब इसके और मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे जैसा भी कलर चाहिए, जैसा मुझे कलर सिलेक्ट करना है, वो कलर पैलेट मेरे पास आ गई है। मुझे जो चूज करना है मैं वो कलर चूज कर सकता हूँ। ये तुमने ऐसा देखा है कलर पैलेट कभी? तुम लोग हाँ। देखे होंगे कभी ना कभी। तो अगर मुझे ऐसा कोई वैल्यू, ऐसे कोई फील्ड क्रिएट करना है जिसके अंदर मुझे कलर बताना है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ। समझ में आया? बाय डिफॉल्ट का कलर रहेगा, बाय डिफॉल्ट रहेगा ब्लैक। समझा? किसी को डाउट है इसमें? मैंने क्या किया, इनपुट टाइप इक्वल्स टू कलर। कलर की स्पेलिंग में ध्यान देना, COLOR लिखा है, COLOUR नहीं लिखा है। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू कलर। यहाँ पे कलर वैल्यू लिखने से क्या हो रहा है टाइप की, कि एक पैलेट आ जा रही है जिसके अंदर मैं कलर चूज कर सकता हूँ। ठीक है, जो मुझे कलर चाहिए वो मैं कलर चूज कर सकता हूँ यहाँ पे। समझा नहीं समझा? डाउट है किसी को? इजी है लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं समझा? समीक्षा नहीं बोली क्या? समझ क्या बोली? समझ गया बोली, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बताऊं? अपन ने अभी तक क्या देखा? अपन ने 5 अलग अलग टाइप देखे डेट और टाइम वाले। एक उसमें था डेट बताने का, एक उसमें था टाइम बताने का, एक उसमें था वीक बताने का, एक उसमें था मंथ बताने का, और एक क्या था करेंट टाइम और डेट बताने का। उसके लिए मैं क्या यूज किया? डेट टाइम लोकल। ये 5। फिर अपन ने 2 और टाइप देखे। एक था मोबाइल नंबर, उसके लिए क्या था टेल, टेलीफोन नहीं, सिर्फ टेल, TEL, डबल एल भी नहीं। ठीक है, फिर जहां पे भी नंबर बताना है, जैसे मोबाइल मतलब कि मार्क्स बताना हो गया, या फिर समझो हाइट बताने बोल दिया, उस टाइप से मुझे कुछ करना है, वेट बताने बोल दिया, जहां पे मुझे नंबर स्पेसिफिकली बताना है, तो वहां पे मैं क्या यूज करूंगा, मतलब कि वहां पे यूज में करूंगा नंबर। ठीक है, फिर मैंने क्या तुमको क्या एक बताया, कलर। जब भी ऐसी कोई फील्ड है जहां पे कलर बताना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या रहेगा, कलर। बोलो धीरज, मेरे को लग रहा था पैटर्न सेट कैसे करेंगे? क्या क्या पैटर्न कैसे सेट करेंगे? बताऊंगा मैं, बोला तो सही, बताऊंगा। वो चीज में आएगा, जब वो आएगा मेरे टॉपिक में तब मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर अभी मेरे को बस उतना बताना था कि पैटर्न के कारण ही वो टेल काम करेगा, उसके बिना टेल काम नहीं करेगा। ये स्टैंडर्ड पैटर्न तो होगा कि नहीं, अगर हमने पैटर्न स्टैंडर्ड पैटर्न तो नहीं होता है। पैटर्न का पता है अभी इतना तुम पूछ रहा हूँ, तो पैटर्न की पूरी एक कोडिंग ही होती है, उसकी अलग लिखने का एक तरीका होता है, उसकी पूरी एक लैंग्वेज है अलग। जैसे तुम लोग अपने नोट्स में देखोगे, वहाँ पे पैटर्न अगर तुम ढूंढोगे एट्रीब्यूट्स में, तो वहाँ पे एक पैटर्न है जो मैंने दिया हुआ है, वो मोबाइल नंबर का हाँ दिया ना, एक मोबाइल नंबर का पैटर्न दिया। 0920। हाँ, दिया हुआ होगा। तो देखो वहां पे कुछ तुमको पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो क्या पैटर्न क्या बोलना चाह रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर
जैसे पासवर्ड के लिए अलग पैटर्न होगा, मोबाइल नंबर के लिए अलग पैटर्न होगा, कोई और चीज का मुझे पैटर्न बताना उसके लिए कुछ अलग वे होगा, तो वो उसका भी एक अलग लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो अपन उसमें नहीं घुस रहे, भाई बस मेरे को पैटर्न का कंसेप्ट तुमको समझाना था और टेल के साथ पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है मुझे वो बताना था। ठीक है, कोई डाउट है किसी को यहां तक अभी? हाँ नहीं, आगे बढ़ू? ठीक है, ये हो गई कलर पैलेट। अब इसके बाद अपन देखते हैं, हाँ ईमेल। अभी मैं क्या लिखूंगा? ईमेल। मुझे कोई क्या क्या करना है? ईमेल लिखने का है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल। बहुत सिंपल। यहाँ पे देखो मैंने डैश दिया है, क्या ऐसे ई डैश मेल नहीं, ईमेल एक ही वर्ड है। सेम यहाँ पर भी सिर्फ नेम एट्रीब्यूट आएगा और कुछ लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। ईमेल एड्रेस, ठीक है, सेव कर दिया। अब इसका आउटपुट में देखते हैं क्या होता है। अभी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ईमेल लिखते ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे ईमेल जो मैंने पास कहीं और डाला होगा वो आ गए। मोबाइल नंबर भी डाला हो सकता है, वो आया क्या? नहीं, सिर्फ ईमेल आया। तो उनने अपने आप ढूंढ लिया ईमेल यहाँ पे, कभी मैंने डाला हो तो। अभी देखो यहाँ पे कुछ लिख के आ रहा है, मैंने कुछ यहाँ पे टाइप किया तो देखो क्या लिख के आया है, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, ब्लैंक इज मिसिंग एन @ तो ईमेल लिखने का जो फॉर्मेट है वो ऑटोमेटिकली ईमेल में यहाँ पे इंक्लूडेड है। अगर मैं @ लिखूंगा तो @ लिखे बिना अगर मैं सबमिट करूंगा या टाइप करूंगा तो मुझे ऐसा एरर थ्रो करेगा। ठीक है, वहां पे देखो ऑटोमेटिकली ईमेल एड्रेस भी लिख के आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे सबमिट करने जाऊँ तो हो जाएगा क्या? सबमिट नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली मुझे एरर थ्रो करेगा। अभी मैं यहाँ पे समझो @ भी लिख देता हूँ, अभी बोलेगा कि जो फॉर्मेट है वो इनकम्प्लीट है, सिर्फ @ लिखने से काम नहीं चलेगा, मुझे आगे में जो उसका डोमेन नेम होता है मुझे वो भी लिखना पड़ेगा। स्पेस कहाँ से जाएगी? हाँ, अभी लिखा तो सबमिट हो गया, सबमिट हो गया, दिखा तुमको? तो ईमेल में मुझे लिखने के लिए पहले तो उसका जो फॉर्मेट है वो फॉलो करना पड़ता है, @ के साथ में जो मैं लिखता हूँ वो लिखना पड़ता है। कैसे लिखा मैंने कोडिंग में? ईमेल में नाम हो गया, इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल, ईमेल में मैंने बीच में डैश दिया है क्या? नहीं दिया, एक ही वर्ड है ईमेल। फिर मैं नेम लिखा और मैंने अपना क्लोज कर दिया। समझा नहीं समझा? समझा। बाकी लोग, किसी को डाउट? नेक्स्ट पे जाए? ठीक है, अभी नेक्स्ट पे जाते हैं। भैया, हाँ बोलो। जैसे आपने नेम में ईमेल एड्रेस लिखे हो तो हम सिर्फ ईमेल लिख सकते हैं क्या? हाँ, ईमेल भी लिख सकते हैं, चलो ईमेल लिख देते हैं अपन। तो देखो पहले ईमेल एड्रेस लिखने से क्या हुआ वो भी दिखाता हूँ। तुमको मैंने बताया था कि नेम में मैं जो लिखता हूँ वो यहाँ ऊपर में जब सबमिट होता है तो वहां पे जाता है। तुम वो ऊपर में देखो, यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिख रहा है ये? हाँ भैया। तो मैंने जो ईमेल एड्रेस लिखा था वो यहाँ पे दिख रहा है, समझा? मैंने यहाँ पे तो ईमेल लिखा है लेकिन वहां पे ईमेल एड्रेस लिख के आ रहा है, समझा कैसे आया? क्योंकि मैं नेम में जो लिखा था वो आ रहा था वहां पे। हाँ भैया। अब आगे जाते हैं। ईमेल के बाद अपन देखेंगे कौन सा देखेंगे, कलर हो गया, ईमेल हो गया, यूआरएल, चलो वेबसाइट लिंक। URL name equals to website hyperlink, वेबसाइट एड्रेस ले लेते हैं। अभी यूआरएल, किसी को याद है यूआरएल कब पढ़ा था अपन ने? हाँ जी, यूआरएल याद है क्या? कौन बताएगा उसका फुल फॉर्म? हाथ उठाओ, कितनों को याद है देखते हैं। अभी ढूंढना शुरू हो जाएगा क्या? जितनी जल्दी हाथ उठाऊंगा उतनी जल्दी मुझे पता चलेगा कि हाँ तुमको पता है क्या होता है यूआरएल। कौन बताना चाहेगा? बोल संस्कृति, यूआरएल का मतलब क्या था, क्या फुल फॉर्म था? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर शायद। हाँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये ईमेल का फॉर्म था, ईमेल का फुल फॉर्म था। यूआरएल होता क्या है, कौन बताना चाहेगा? अभी हाथ नीचे होंगे कि बताऊंगे? बताऊंगे कोई? तुम तीनों के हाथ ऊपर है, तुम्ही से पूछूंगा मैं तो। इंटरनेट को बोल प्रियंका, बोल। सोर्स भी एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए यूज करते हैं।
उसको एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए यूज करते हैं। अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है। मैंने अच्छा यूआरएल में क्या एग्जांपल दिया, यूआरएल किसके जैसा होता है? हाँ बोल रिमझिम, रिमझिम। भैया एग्जाम्पल एग्जैक्टली याद नहीं, मतलब पता है एग्जाम्पल। इचरी ने बोल दिया आधार कार्ड, तुमको बताया था, मैं याद होगा मैंने आधार कार्ड बताया था, हाँ उससे याद आ रहा है कुछ रिमझिम? बताना चाहेगी? नहीं इचरी, रुक 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 चीज रुक को लोकेट कर रुक 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 रुक। हाँ रिमझिम बोल रही है कुछ। वो उसमें जैसे नंबर वगैरह गिवन रहता है तो अपन उससे अपनी एक आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी प्रूफ रहता है। हाँ, यूआरएल और आधार कार्ड में क्या सिमिलरिटी है? एड्रेस बताता है अपना, मतलब घर का यूआरएल एड्रेस। के थ्रू मतलब वेब पेज का एड्रेस पता चल जाता है। हाँ यूआरएल से मेरे वेबसाइट का एड्रेस पता चल जाता है, एकदम करेक्ट। आधार कार्ड और यूआरएल में लेकिन क्या सिमिलरिटी है? बोल प्राची। प्राची। हाँ भैया, अगर से जैसे अगर फॉर्म के उसमें देखे तो मतलब ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे वो फॉर्म जाए स्पेसिफिक लोकेशन में। नहीं मैं यूआरएल और आधार कार्ड का सिमिलरिटी पूछ रहा हूँ, ये फॉर्म में कहाँ पहुंच गई तू? अच्छा सॉरी, यूआरएल और आधार कार्ड सिमिलरिटी हाँ वो भी एक मतलब दोनों जैसे स्पेसिफिक बताता है ना कि आधार कार्ड भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एड्रेस बताता है और यूआरएल भी। ठीक है, बोल आर्या क्या बोलेगी? तो आर्या बोल रही है। हाँ भैया, यूआरएल जैसे वेब पेज का एड्रेस बताता है, हाँ जैसे करेक्ट। आधार कार्ड में अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है, वैसे यूआरएल भी क्या हाँ बोलते हैं एड्रेस बताता है वेब पेज का। करेक्ट, एक और नई चीज यूनिक आइडेंटिटी बताते हैं, जैसे आधार कार्ड यूनिक होता है सभी का, वैसे यूआरएल भी यूनिक होता है और कोई एक वेबसाइट का एड्रेस बताता है। बोल धीरज, तू भी बोल दे। भैया जैसे आधार कार्ड स्पेसिफिक एड्रेस बताता है, उसकी यूनिक आइडेंटिटी बताता है जिसका आधार कार्ड होता है, वैसे यूआरएल भी यूनिक उसकी लोकेशन बताता है, और वो कहाँ स्टोर है, उसको कैसे एक्वायर करना है, कहाँ ढूंढना है, वो बताता है। ठीक है, नई चीज पता चला एक और, कि यूआरएल अपन को हेल्प करता है कि कहाँ पे वेबसाइट स्टोर है, कहाँ से मुझे लेके आना है, एक इतनी बहुत सारी वेबसाइट में वो मुझे बताता है। नियति बोल, तू भी बोल दे। भैया जैसे यूआरएल अपन को किसी चीज की लोकेशन बताता है, लोकेशन बताता है वो और लिंक होती है उससे चीजें, वैसे ही आधार कार्ड से अपनी सब बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लिंक होते हैं, अपनी आइडेंटिटी लिंक होती है और अपनी सब चीजें जो भी अपनी डिटेल्स है उससे अपन बता सकते हैं। ठीक है नियति, और बहुत एकदम डीप आधार कार्ड में चलेगी, आधार कार्ड के लिटरल मीनिंग में। ठीक है, वो भी। निधि बोल। अच्छा बोल। जैसे आधार कार्ड से इसका आधार कार्ड है उसमें डिटेल्स वगैरह रहती है, वैसे यूआरएल भी कौन से वेब पेज का है उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब लोकेशन बताता है उसके हाँ थ्रू। लोकेशन बताता है, करेक्ट एकदम ठीक है, सब करेक्ट बोल रहे हो तुम लोग। बोले श्री, तू भी बोल दे। अरे यार चीटी कहाँ से आ गई? इचरी बोल ले तू भी। लोकेट करता है और जैसे नेटवर्क में कनेक्टेड रहता है वेब पेज में सर्वर में ऑलरेडी, तो उसकी हेल्प से हम वेब पेज पहुंच सकते हैं। एक बार रिपीट करना, क्या बोला? लोकेटर होता है मतलब हाँ हमने वेबसाइट कुछ को ढूंढने का काम उसकी करता हेल्प से हम है यूआरएल। करेक्ट, सब करेक्ट बोलो अभी तक। हर कृपा तू भी बोल ले। भैया जैसे आधार कार्ड में मतलब हम लोग रेफर आधार कार्ड को करते हैं कि एक स्पेसिफाई वो सबकी मतलब जिनका है वो लोकेशन बताता है, वैसे यूआरएल जो भी कंप्यूटर में जो एक स्पेसिफिक लोकेशन बताएगा। ठीक है करेक्ट, सबने करेक्ट बोला। अब एक बार मैं बताता हूँ थोड़ा सा और डिटेल में। अभी देखो यूआरएल और आधार कार्ड एकदम सिमिलर क्यों है? यहाँ पे अब अपने इंडिया में कितने कितने करोड़ों लोग हैं यहाँ पे? 130 140 करोड़ लोग हैं। अब ऐसी कोई यूनिक चीज होना चाहिए ना, कि अगर गवर्नमेंट को किसी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी हो, किसी को ढूंढना हो, उनका पता, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, उनका ईमेल एड्रेस, उनके थंब इम्प्रेशन, उनकी फोटो, तो
ऐसा कोई चीज होना चाहिए ना जो कि यूनिक हो, सबके लिए यूनिक हो, एक कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट में हो जिसको यूज करके मैं उन पर्टिकुलर पर्सन को जिसका भी जब मुझे मन करे मैं ढूंढ सकूं, होना चाहिए। तो आधार कार्ड क्या काम करता है, कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में मुझे कभी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको मैं ढूंढ सकता हूँ, सिर्फ एड्रेस नहीं, सारी इंफॉर्मेशन। यूआरएल क्या है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जैसे ही आधार है, आधार भी यूनिफॉर्म है, सबका एक फॉर्मेट में रहता है और एक यूनिक रहता है, मतलब कि सभी के जो आधार कार्ड के नंबर्स रहते हैं 12 डिजिट के होते हैं, और जितने भी लोग बैठे हैं वैसे ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोग हैं सबका आधार नंबर यूनिक होगा। तो वैसे ही जो मेरा यूआरएल होता है वो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरनेट के ऊपर अभी इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, करोड़ों ट्रिलियंस वेबसाइट्स है। अब उसमें से जो मुझे चाहिए वो मेरा ब्राउजर कहाँ से ढूंढ के लाए, ऐसी कोई चीज होना चाहिए ना जिसको मैं यूज करके इंटरनेट के ऊपर कंटेंट में से जो मुझे कंटेंट चाहिए, जो कंटेंट मुझे मैं देखना चाहता हूँ, वो 1 सेकंड 2 सेकंड में ढूंढ के ला के दे। तो वो कैसे करे, तो उसके लिए एक चीज बनाई गई यूआरएल। ठीक है, तो जैसे आधार कार्ड होता है वैसे हर वेबसाइट का एक यूआरएल होता है, वो यूआरएल को यूज करके मैं वेबसाइट को ढूंढ सकता हूँ पूरे इंटरनेट में, कहाँ पर है, कौन से सर्वर में कहाँ पर स्टोर्ड है, वो वेबसाइट को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म क्यों, क्योंकि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में मैं लिखता हूँ और जितनी भी वेबसाइट होती है सब यूनिक होती है। फिर रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब क्या, इंटरनेट के ऊपर कोई भी काम की चीज, तो इंटरनेट के ऊपर जितनी मेरी चीजें हैं सब इंफॉर्मेशन है मेरे लिए, तो उस इंफॉर्मेशन उस रिसोर्स को ढूंढने के लिए जो चीज मैं यूज करता हूँ, लोकेटर ढूंढने के लिए जो चीज मैं यूज करता हूँ, उस यूनिक चीज को ढूंढने के लिए एक यूनिफॉर्म चीज में जो ढूंढ यूज करता हूँ उसको मैं क्या बोलता हूँ, यूआरएल। ठीक है, अब दिमाग में बैठा यूआरएल और आधार कार्ड क्यों सिमिलर है, हाँ एड्रेस दोनों बताते हैं, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली क्यों, क्यों यहाँ पे मैं ढूंढने में, मेरे को ढूंढने में आसानी जाती है, मेरे को कोई भी कंटेंट अगर इंटरनेट के ऊपर ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढूंगा, यूआरएल को यूज करके ढूंढूंगा, यूआरएल को यूज करके ही मैं ढूंढ सकता हूँ। तुमने जितने लोग नहीं बोला सब ने करेक्ट बोला, कोई किसी ने भी गलत नहीं बोला, ठीक है। और मैं ये बोलना चाह रहा था, अभी मेरे को एक फील्ड क्रिएट करना है, अपने टॉपिक पे जाते हैं वापस। ऐसी एक फील्ड का जैसे यूआरएल है, तो अभी मुझे क्या करना है कि समझो एक फॉर्म है, ये फॉर्म पे बोल रहा है कि तुम्हारा जो इंस्टाग्राम का जो पेज है, तुम्हारा जो इंस्टाग्राम में तुम सबके आईडीज है, तुम मुझे क्या चाहिए, तुम्हारे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक चाहिए। एक फॉर्म बनाया, ठीक है, फॉर्म पे क्या है, वो तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दो, या फेसबुक आईडी की लिंक दो, या लिंक्डइन की आईडी की लिंक दो, सो दैट कि वो लिंक के ऊपर क्लिक करके जो भी ऑथर है वो तुम्हारे पेज पे चले जाए, तुम्हारा पेज का कंटेंट देख सके। ठीक है, तो अभी मैं लिंक प्रोवाइड करना, मुझे कोई ऐसी फील्ड क्रिएट करना है जिसके अंदर सिर्फ लिंक आना चाहिए, तो मैं कैसे करूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने इनपुट टाइप यूआरएल यूज किया, ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसका आउटपुट देखते हैं, नॉर्मल से चीज आती है, लेकिन मैं इसको सबमिट करने जाऊंगा तो ये सबमिट नहीं होगा। क्यों बोल रहा है, प्लीज एंटर अ यूआरएल, कोई एक यूआरएल होना चाहिए तभी यहाँ पे काम करेगा वो। समझो मैं अब यहाँ पे कोई चीज सर्च करता हूँ, विकिपीडिया, अपना विकिपीडिया लेते हैं, अभी यहाँ पे ऊपर यूआरएल है, ये विकिपीडिया को ढूंढने का तरीका है, इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, अभी सेंड किया, हो गया सेंड, यहाँ पे अंदर में आ गया। ये जो विकिपीडिया का एड्रेस था, ये जो लिखा हुआ था, मैंने जो कॉपी किया, यहाँ पे वेबसाइट लिंक के अंदर पेस्ट किया, ये देखो पेस्ट किया हुआ है, जो मैं विकिपीडिया का था लिंक, उसको मैंने क्लिक किया, सबमिट किया, तो सबमिट हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि ये एक एक्टिव लिंक है, एक ये हाइपर लिंक है, एक यूआरएल है, इसलिए वो वहाँ पे पेस्ट हो गया। मैं नॉर्मली कुछ टाइप करूँ और सबमिट करूँ तो क्या मुझे करने दे रहा है, क्या वो नहीं करने दे रहा है, क्योंकि ये यूआरएल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक वेबसाइट की लिंक यहाँ पे पेस्ट करनी पड़ेगी, तभी वो काम करेगा। एक मैं नॉर्मल से instagram.com भी लिख दूं तो नहीं होगा, क्योंकि instagram.com यूआरएल नहीं है, उसको ढूंढने का तरीका अलग होता है। जैसे मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, समझो instagram.com, एक सेकेंड, मेरा इंस्टाग्राम ना खुल जाए, इंस्टाग्राम लॉग इन करते हैं, इंस्टाग्राम लॉग इन, ठीक है। तो इंस्टाग्राम लॉग इन की यहाँ पे आ गई हाइपर लिंक, मतलब यूआरएल आ गया, उसको मैं पेस्ट करूंगा और सबमिट करूंगा तो सबमिट हो जाएगा, क्योंकि वो एक यूआरएल है। तुमको समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यूआरएल का मतलब क्या है,
हाँ जी, समझा नहीं समझा? तो ये मैं बोलना चाह रहा था, इंस्टाग्राम का मीनिंग मतलब यहाँ पे यूआरएल का मतलब समझा तुमको? अभी आगे देखते हैं। किसी को डाउट है यूआरएल वाले में? नो? आगे बढ़ू? चलो अब देखते हैं एक बार कौन से बच गए अपने। एक दो बचे हो गए, बाकी तो अपन ने सब कर लिए। व्यू में जाना पड़ेगा 100। टाइप ये नहीं, सॉरी, नीचे अपने टेक्स्ट देख लिया, पासवर्ड देख लिया, रेडियो देख लिया, चेकबॉक्स देख लिया, सबमिट देख लिया, रीसेट देख लिया, इमेज देख लिया, कलर भी देख लिया, नंबर देख लिया, टेल, यूआरएल, ईमेल देख लिया, सर्च बचा है, फाइल बचा है, डेट, वीक, मंथ, टाइम, डेट, टाइम, लोकल, और बचा है रेंज। तो अपने 3 बचे हुए, सर्च, फाइल और रेंज। अब ये क्या होता है देखते हैं। अभी अपन देखेंगे रेंज। समझो मैं देता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेंज। मैं तुमको डायरेक्ट आउटपुट से बताता हूँ, तुमको आउटपुट से समझ में आएगा डायरेक्टली। कंट्रोल एस, मैंने यहाँ पे रेंज नाम का एक टाइप की वैल्यू यूज की है, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे क्या आया? एक बार आ गया। जैसे मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम सिलेक्ट करने का मेरा बार रहता है, वैसे यहाँ पर भी मेरा एक बार आ गया। यहाँ पे एक रेंज है, मुझे वो रेंज में से ही सिलेक्ट करना है। क्या कर रहा हूं मैं? रेंज का मतलब क्या है कि एक रेंज में से तुमको एक वैल्यू सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया वॉल्यूम का, तो वहां पे अब एक रेंज रहेंगी, जैसे उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या, 0 से 100, ठीक है। तो 0 से 100 जो डिफॉल्ट वैल्यू है, उसके बीच में ही मैं रेंज में से कुछ भी सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। रेंज का मतलब समझ में आया? देख के की और बताऊं रेंज मतलब क्या। पहले एक और चीज अभी तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि रेंज और नंबर में फर्क क्या है। फिर डिस्प्ले का फर्क है एक, हाँ कि नंबर, सॉरी हाँ नंबर में, कि नंबर में मैं टाइप करता हूँ, रेंज में सिलेक्ट करता हूँ, एक रेंज रहेगी उसमें से मैं सिलेक्ट करता हूँ। दोनों में डिफरेंस क्या है तुम देखोगे तो जो रेंज है उसे तुमको वहां पे नंबर लिखा हुआ दिख रहा था क्या? पहली बात तो नहीं दिख रहा था। एक फर्स्ट पार्ट जैसे मेरे वॉल्यूम वाले जो मैंने नीचे तुमको दिखाया था यहाँ पर, उसमें तो वॉल्यूम में तुमको दिख रहा था, यहाँ पे तो तुमको दिख रहा है, लेकिन जो अपना आउटपुट है वहां पे वो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। लेकिन नंबर वाली जो चीज है वहां पे तुमको नंबर का कर्सर दिख रहा है कि कितने तुम नंबर टाइप कर सकते हो। तो नंबर और रेंज में पहले डिफरेंस क्या है? एक तो विजुअल डिफरेंस है इसका आउटपुट कैसा दिखेगा। दूसरा डिफरेंस ये है कि रेंज में एग्जैक्ट नंबर क्या होना चाहिए उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। जैसे मेरा वॉल्यूम जो है अगर अभी 79 है और उसको मैं 78 कर दूंगा तो उससे कुछ इतना फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। 80 है, 80 को 81 कर दूं तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इतना नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन समझो मैं 80 को 90 कर दूं या 80 को 50 कर दूं तो उससे फर्क पड़ेगा क्या? फर्क पड़ेगा। तो वहां पे एग्जैक्ट नंबर का, या 80 को 49 कर दूं तो 80 को 49 करूंगा, 80 को 50 करूंगा तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। तो रेंज में क्या होता है कि जो एग्जैक्ट नंबर है ना उसकी कोई स्पेसिफिक इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। वो जो ओवरऑल रेंज है उसमें से मैं कहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ वहां पे वो रेंज की इंपॉर्टेंस है। स्पेसिफिक जो भाग है, जैसे यहाँ पे 0 से 100 के भी 100 भाग हो गए, तो 100 भाग में कोई स्पेसिफिक एक भाग में सिलेक्ट करूंगा तो उसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। उसको मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर दूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नंबर जब मैं टाइप करता हूँ, अभी तुम्हारी एज टाइप करना है तो एज अगर समझो तुम्हारी 24 है, जैसे मेरी एग्जाम्पल के तौर पर 24 का अगर 23 लिख दूंगा तो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कि हाँ मैं गलत एज लिख रहा हूँ। 24 को 26 लिख दूंगा तो वो भी गलत हो जाएगा। तो वहां पे एग्जैक्ट नंबर लिखने की इंपॉर्टेंस है। तुम्हारे मार्क्स से समझो, मार्क्स अभी तुम्हारे समझो 40 की जगह 39 लिख दूं तो बहुत मतलब है उसका कि तुम फेल हो गए, और 39 का 40 लिख दो तो उसका मतलब है तुम पास हो गए। तो वहां पे एक एक वैल्यू की बहुत कीमत है। लेकिन रेंज के केस में क्या है, एक वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे भी हो जाएंगी तो विजुअली मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाले। वहां पे मेरे को एक रेंज में से सिलेक्ट करना है बस, थोड़ा सा ऊपर नीचे से। वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू की कोई कीमत नहीं है, नंबर में एग्जैक्ट वैल्यू की कीमत है। और रेंज में क्या होता है, मैं एक स्पेसिफिक रेंज में से सिलेक्ट करता हूँ। समझा नहीं समझा? डाउट है किसी को? एक बार मैं आउटपुट वापस दिखाता हूँ तुमको। आउटपुट में कैसा था, यहाँ पे एक मेरे पास रेंज आ गई है और रेंज में से मुझे जो वैल्यू सिलेक्ट करना है, जैसी वैल्यू सिलेक्ट करना है, मतलब कि अभी तुमको यहाँ पे नंबर नहीं दिख रहा, लेकिन मैं अंदाजे से यहाँ पे मेरे को जो वैल्यू चाहिए मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो वो वैल्यू यहाँ पे मैं अंदाजे से सिलेक्ट कर सकता हूँ रेंज के अंदर में। एग्जैक्ट वैल्यू में सिलेक्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। बोलो।
बोल धीरज बोल। तो बाय डिफॉल्ट 50% आ रहा था, तो इसको कम ज्यादा हम पहले से सेट करके रख सकते हैं क्या? हाँ, जैसे तू अगर वहां पे तो 50% ऑटोमेटिकली आ गया। अभी मुझे चाहिए कि समझो कि पहले तो रेंज के यहाँ पे 0 से 100 डिफॉल्ट वैल्यू, तो इसके लिए दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, मिन और मैक्स नाम के। ये मैं बाद में बताने वाला था, लेकिन दो एट्रीब्यूट होते हैं मिन और मैक्स नाम के, जिसको यूज करके मैं जो 0 से 100 की रेंज है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको चेंज कर सकता हूँ। कि मुझे अगर रेंज जो है ना उसको मुझे चेंज करना है कि 0 से 100 नहीं होना, मुझे 0 से 50 चाहिए, या फिर 0 से समझो 20 चाहिए, या 25 से 100 चाहिए, 25 से 1000 चाहिए। तो मुझे जैसी रेंज चाहिए मैं उसको रेंज को चेंज कर सकता हूँ, वो मेरे हाथ में है। मिनिमम मैक्सिमम मैं सेट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। वो सेम चीज मैं नंबर के लिए भी कर सकता हूँ। ये जो नंबर वाली फील्ड है, अगर वहाँ पे कोई भी चीज टाइप होना चाहिए, मैं तुमको दिखाया था वहाँ पे नेगेटिव में भी जा रहे थे नंबर, पॉजिटिव में भी जा रहे थे, कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन वहां पर भी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चेंज कर सकता हूँ कि मिनिमम कितनी वैल्यू होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू कितनी टाइप हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक ऐसा सेट कर दिया कि मैक्स 25 नंबर की केस में, तो मैं क्या कर सकता हूँ 25 की जगह पे 26 टाइप नहीं कर सकता, मुझे 25 के नीचे के ही नंबर टाइप करना पड़ेगा, तो वो मैं सेट कर सकता हूँ। हाँ बोल धीरज। नहीं वो नहीं, जैसे हमने आउटपुट जनरेट किए तो उसमें डायरेक्ट 50% आ रहा था, हाँ, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जैसे भाई वो यूजर पेज खोले तो उसमें डायरेक्ट पहले 25% सेट हो, उसके बाद वो अपने हिसाब से नहीं, सेट करे। तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 से 100 की रेंज है और वो 50% ही सिलेक्ट करता है, मैं बीच की नंबर ही सिलेक्ट करता है, वो डिफॉल्ट है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। वो जो मतलब कि रेंज जो वैल्यू है उसका मीनिंग मतलब वो ऑटोमेटिकली उसका कोडिंग ही वैसी हुई है, वो बनाया वैसा गया है कि जो रेंज है 0 से 100 रहने वाली डिफॉल्ट, और हमेशा मेरा जो कर्सर है वो बीच में रहने वाला है, वो उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जो रेंज है मेरी 0 से 100 की, वो रेंज को मैं चेंज कर सकता हूँ। 0 से 100 को अगर मेरे को कोई और रेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ। समझा? और किसी को कोई डाउट है? नहीं, आगे बढ़ू मैं? चलो ठीक है। अभी देखो, अभी नेक्स्ट फील्ड क्या करेंगे अपन। अभी नेक्स्ट फील्ड में करने वाला हूँ अपलोड, समझो अपलोड फोटो। नहीं, अपलोड फोटो नहीं करते, फोटो तो बहुत नॉर्मल हो गई, कोई भी पीडीएफ कर लेते हैं। आधार कार्ड समझो, अपलोड आधार कार्ड। डबल ए आता है आधार में, डबल नहीं आता बोल रहा है? डबल ए आता है, ट्रिपल ए नहीं। अच्छा सॉरी, मैं ट्रिपल, सॉरी गलती से लिख दिया। नेम इक्वल्स टू, ठीक है, बी आर क्लोज। अब इसका आउटपुट देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर समझाता हूँ। ये तुमने कभी ऐसा देखा है कि तुमको कभी कोई ऐसी फाइल अपलोड करना हो पड़े, जैसे तुम ईमेल पे जाते हो, तो अगर तुम लोग कभी ईमेल करोगे या व्हाट्सएप पे तुम करोगे, तुम लोग किसी को फाइल सेंड करते हो तो वहां पे तुम क्या करते हो, डॉक्यूमेंट अटैच करते हो, और जब वो बटन पे क्लिक करते हो तुम्हारा फाइल मैनेजर को ओपन हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर अगर मुझे मेरा जो फॉर्म है, फॉर्म फिल करते टाइम मुझे पूछ रहा है कि तुम कोई फाइल अपलोड करो, जैसे यहाँ पे मैंने बोला अपलोड आधार कार्ड, तो मैं बोल रहा हूँ कि आधार कार्ड अपलोड करना है फॉर्म के साथ में, ठीक है। तो वो मैं कैसे करूँ, तो उसके लिए मैंने एक फील्ड क्रिएट कर दिया, अपलोड मतलब इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल। फाइल से क्या होता है, एक ऐसी फील्ड क्रिएट हो जाती है जिसको यूज करके मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता हूँ। अभी चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मेरा डाउनलोड ओपन हो गया। अब मुझे जो डॉक्यूमेंट चाहिए मैं डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकता हूँ। समझो कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ये एक इमेज सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ओपन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो फाइल अपलोड हो गई है, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करूंगा तो फाइल वो सबमिट हो गई है, देखो नो फाइल चूजन आ गया। और वो फॉर्म का जहाँ पे भी मैं ऑथर का डेटा सेंड कर रहा हूँ वहां पे वो फाइल चले जाएगी। तो अगर मुझे मेरे फॉर्म के अंदर में ऐसी कोई फील्ड क्रिएट करना है जिसको यूज करके मुझे फाइल अपलोड करना है कोई भी, जैसे इमेज हो गई, पीडीएफ हो गया, पीपीटी हो गई, वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, या कुछ भी हो गया, मुझे कोई भी फाइल अपलोड करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल। समझा? डाउट है किसी को? बोलो। फाइल का मतलब समझा क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जब भी मुझे मेरे फॉर्म के अंदर में कोई ऐसी फील्ड क्रिएट करना है जिसको यूज करके मेरे को मेरे फॉर्म के अंदर कोई फाइल अपलोड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल। क्लियर? कोई डाउट नहीं? ठीक है,
तो अपन में अब इसका लास्ट जो मेरा टाइप की वैल्यू है वो अपन देखते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा समझो, मैं लिख दे रहा हूँ गूगल सर्च। अब ये जो है ना अपन जो अभी देख रहे हैं ये भी काम नहीं करता है, लेकिन अब पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा लेकिन अपन को गूगल सर्च। अभी देखो मैंने एक और फील्ड क्रिएट किया। अभी मुझे क्या चाहिए, जैसे तुम लोग कभी इंटरनेट के ऊपर जाते हो, तुम्हारे पास ये सर्च बार रहता है जिसके ऊपर टाइप करते हो तुम, तो क्या होता है इंटरनेट में कोई भी चीज सर्च हो जाती है। तो वैसे ही अज्यूम करो कि तुम्हारा फॉर्म है, तुम्हारे फॉर्म के अंदर भी तुमको कोई ऐसी फील्ड क्रिएट करना है जिसको यूज करके तुम सर्च कर सकते हो, गूगल के ऊपर इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हो। तो वो फील्ड बनाने के लिए उन्हें सोचा था, बनाए नहीं, बना पाए नहीं, वो काम करती नहीं है, लेकिन उन्हें एक चीज क्रिएट करी है, इनपुट टाइप की वैल्यू सर्च। उससे होता क्या है, उसका बोलना क्या चाह रहे, मतलब सर्च से यहाँ पे मतलब क्या एक फील्ड क्रिएट होगी जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँ, टाइप करूँ और समझो अज्यूम करें अपन सर्च का बटन आएगा, ठीक है, वो सर्च बटन में क्लिक करूँ तो मेरे को रिजल्ट दिख जाए, लेकिन ऐसा चीज होता नहीं है सर्च का, बस वो मतलब ये बोलना चाह रहे। अभी मैं देखो उसको सेव कर दिया हूँ, आउटपुट में दिखाऊंगा मैं, तो गूगल सर्च नाम की फील्ड तुमको दिख रही है। मैं यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पर अभी मैं लिखता हूँ तो क्रॉस आता है, वैसे सेम यहाँ पे भी लिखता हूँ, यहाँ पे क्रॉस आ गया, लेकिन यहाँ पे सर्च कुछ होगा क्या, नहीं होगा, सर्च वो काम ही नहीं करती फील्ड। क्या बोलना चाह रहा था मैं कि यहाँ पे गूगल से जो ये फील्ड मैंने बन के आई है, ये फील्ड और जो टेक्स्ट की फील्ड है उसमें कोई फर्क नहीं, दोनों सेम जैसी, मतलब कि ये जो फील्ड है टेक्स्ट जैसे ही काम करती है। जैसे मैं यहाँ पे देखो नंबर्स, कोई भी मैं टाइप करूँ दोनों टाइप हो रहे हैं, नंबर भी टाइप हो रहे हैं, अरे यार एक मिनट, अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल सब कुछ टाइप हो रहा है इसके अंदर में। तो ये जो पहली बार फील्ड है ना टेक्स्ट, जैसे अपने जो देखा था फर्स्ट फील्ड, उसके जैसे एकदम बिहेव करती है। इसका वो बनाने का उनके पीछे मोटिव क्या था, सर्च नाम की फील्ड बनाने का उनका मोटिव क्या था कि फॉर्म के अंदर में मुझे कोई ऐसी फील्ड क्रिएट करना है जिसके अंदर मैं वो टाइप करूं और मैं सर्च बटन या फिर सबमिट पे क्लिक करूं तो मुझे जो है रिजल्ट दिखे, उसके बारे में गूगल में से सर्च उसके मिल जाए। लेकिन वो होता है क्या, वो काम नहीं करता है, उनने बस उसको क्रिएट किया। डाउट दिमाग में क्वेश्चन तो हो गए इसके रिलेटेड, तो बोलो। हाँ भैया, हमने जो ये वैल्यू लिखे है जो यूजर को दिखे, जैसे गूगल सर्च वगैरह, अपलोड आधार कार्ड, हाँ तो इसके बाजू में हम लिखे ना दो कॉलन और डैश, तो इसकी जगह और कुछ लिख सकते हैं ना, कहाँ पे बता, जैसे जो colon गूगल और- सर्च या अपलोड आधार। ये तो मैं मेरी प्रेजेंटेशन क्लिक कर रहा, समझो मेरे को यहाँ पे इक्वल्स टू चाहिए, मैं इक्वल्स टू लिख दूंगा, तो यही वहां पर शो होगा ना आउटपुट में। हाँ जैसे मैंने इक्वल्स टू कर दिया तो यहाँ पे इक्वल्स टू दिख रहा है। वो मेरे को कैसे प्रेजेंट करना है, इसलिए मैं वहां पे बस वो यहाँ पे सेमी मतलब कि कोलन और डैश दे रहा हूँ। दो एंगुलर ब्रैकेट के बीच में जो भी होता है वो मेरा होता है टैग, उसके बाहर जो होता है वो होता है कंटेंट नॉर्मल, वो वैसे का वैसे ही प्रेजेंट होता है। समझो मैं यहाँ पे अभी जैसे फाइल के अंदर करता हूँ इक्वल्स टू की जगह अभी कोलन और डैश दे दूँ, सॉरी अब ये फाइल देखते काम करता है क्या। मेरा अपलोड आधार कार्ड में से ब्राउज हट गया यहाँ से, वो एक नॉर्मल फील्ड बन गई क्योंकि टेक्स्ट डिफॉल्ट है, बन के तो आने हैं कुछ भी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोलन और डैश यूज किया था, इक्वल्स टू यूज नहीं किया था। वैल्यू लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एट्रीब्यूट का नाम टाइप इक्वल्स टू कोट्स के अंदर वैल्यू, वापस सेव किया, वापस रिफ्रेश करते हैं, ब्राउज आ गया, यहाँ पे आ गया मेरा चूज फाइल वापस से। तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो मैं लिखता हूँ उससे फर्क पड़ता है, बाहर में मैं कैसे भी लिखूँ वो वैसे का वैसे ही प्रेजेंट होने वाला है। ये तो ठीक है। सर्च के रिलेटेड किसी को डाउट है क्या, सर्च के रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछोगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। भैया पर उसका फॉर्म काम रहेगा, क्या 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 क्या, फॉर्म में सर्च का काम क्या रहेगा। अब वो तो उनने भी क्या सोच के बनाया पता नहीं। समझो ऐसा हो सकता है कि कोई फॉर्म फिल कर रहा है, उनको कोई चीज सर्च करना है तो वो सिलेक्ट करे उसमें से वो वैल्यू में भी सिलेक्ट हो जाए, लेकिन उनने वो फील्ड बने, उसका सही में कोई रेलेवेंस नहीं है। वो सर्च जो है ना ऑनेस्टली बोलो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, वो कुछ काम की नहीं है, लेकिन उन्होंने बना रखे उसका। बस अपन मीनिंग एक बार देख सकते हैं कि हाँ उसका मीनिंग क्या है यहाँ पे सर्च का, जैसे गूगल सर्च होता है वैसे ही सेम मुझे अगर मेरे फॉर्म के अंदर में कोई चीज सर्च करना है, सर्च करके सिलेक्ट करना है तो वो चीज, लेकिन वो काम करता नहीं है। और पूछो, और दो फालतू क्वेश्चन दिमाग में है। मतलब फॉर्म के अंदर जो कंटेंट है वो सर्च करते हैं कि कुछ भी सर्च कर सकते हैं। नहीं कुछ भी सर्च कर सकते हैं, वो काम ही नहीं करता फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसको तो अपन
जैसे मेरे को मैं तुमको वैलिडेट करके भी नहीं दिखा सकता। उसका काम क्या है कि मैं इंटरनेट के ऊपर कोई भी चीज को सर्च करूँ, जैसे मेरा गूगल का सर्च होता है ना, सेम डुप्लीकेट वे में